हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हमारे बिजनेस स्टडीज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आप सभी को पता है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। जस्ट लास्ट क्लास में ही हमने पढ़े दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें एक था फंक्शनल स्ट्रक्चर तो दूसरा था हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था कि वो टॉपिक एक केस स्टडी के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे, आज भी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो भी केस स्टडी के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इस टॉपिक से केस स्टडी ही देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर डिफरेंस, केस स्टडी या फिर इनका डिफरेंस। यही दो टाइप हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वो दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो वो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? उसमें से एक है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरा है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताऊं ना फॉर्मल और इनफॉर्मल का, आप स्कूल में जाते हो, है ना, तो जब आप स्कूल में जाते हो तो आप पहन के जाते हो अपनी एक यूनिफॉर्म जो कि कहलाती है एक फॉर्मल वेयर। जब हम ऑफिसेज में काम करने के लिए जाते हैं तो हम पहन के जाते हैं फॉर्मल वेयर। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पर। बट जब आप अपने उन्हीं स्कूल के दोस्तों के साथ कहीं पे मूवी देखने के लिए जाते हो या फिर आप अपने ऑफिस में काम करने वाले कुलीग्स के साथ आप मूवी देखने जाते हो या आप कहीं बाहर डिनर या लंच के लिए जाते हो, तो क्या आप वहां पर उस फॉर्मल वेयर को पहन के जाते हो? नहीं, तब आप जाते हो अपने कैजुअल क्लोथ्स यानी कि इनफॉर्मल वेयर्स में, यानी जहां पर पहनावे से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। आपका जो मन करे आप वो वहां पर पहन के जा सकते हो। बट जब आप अपने ऑफिस में एंटर करते हो फॉर योर वर्क पर्पस, तो आप अपने ड्रेस का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उस ऑफिस के अंदर या आपके स्कूल के अंदर एंटर करने के लिए आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। ये नहीं कि कुछ भी पहनकर आप अपने स्कूल में पहुंच जाएं या अपने ऑफिस में पहुंच जाएं। तो यहां से आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि जब हम बात करते हैं ना फॉर्मल की, तो वहां पर कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल्स की, तो वहां पर ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। बस बच्चे, यही आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल यही है। चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बच्चे, अगर मैं बात करूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसे हमारा मैनेजमेंट डिजाइन करता है, क्योंकि उसे अपना कोई एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है। अब बच्चे, आप एक बात को समझिए कि मैं आपके स्कूल से ही एग्जांपल लूंगी और साथ साथ ऑफिस का एग्जांपल भी लेते हुए चलूंगी। आप एक बात को समझिए कि जब हमने एक स्कूल के नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो हम यहाँ पर एक पर्पस के साथ एंटर हुए हैं। क्या? हम यहाँ पर देना चाहते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन, हम यहाँ पर एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब जब इतना बड़ा टास्क हमने सोचा है, तो वो बिना रूल्स और रेगुलेशन के नहीं हो सकता। हमने एक रूल सेट किया कि हमारा स्कूल इतने बजे से स्टार्ट होगा और इतने बजे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्लासेस किस तरीके से अटेंड करेंगे, कौन सी टीचर क्या क्या पढ़ाएगी, किस तरीके से क्लास रूल्स मेंटेन किए जाएंगे, स्कूल रूल्स क्या रहेंगे, ये सारी ही चीजें हमने यहाँ पर पहले से डिसाइड की होगी। और इसे हम सब लोग डिसाइड नहीं करते, इसे कौन डिसाइड करता है? उसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, यानी कि हमारे स्कूल का जो मैनेजमेंट होगा, उन्होंने ही अपने उस ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्कूल से रिलेटेड कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाई होंगी। क्यों? ताकि स्मूथली काम हो सके, किसी भी तरीके की गड़बड़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। हमने जिस पर्पस के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, हमारा वो पर्पस कंप्लीट हो सके। क्यों? क्योंकि बच्चे देखो, बिना रूल के तो काम नहीं चल पाएगा। अगर स्कूल आने का रूल नहीं होगा, स्कूल जाने का रूल नहीं होगा, तो सब अपनी मनमानी से काम करेंगे। अगर सबको सबके जॉब रोल्स नहीं समझाए जाएंगे, तो कोई भी काम करेगा ही नहीं ठीक से। तो जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज बनाने की जरूरत होती है।
यही सेम चीज चलती है जब आप कहीं किसी ऑफिस में काम करने जा रहे हो, तो वहां पर भी आपके आने का टाइम, आपके जाने का टाइम, आपके जॉब रोल्स, आपके सुपीरियर्स कौन है, आपके सबॉर्डिनेट्स कौन है, आपके कोलीग्स कौन है, ये सारी ही चीजें आपको बता दी जाती हैं। और आपको कौन बताता है ये सारी चीजें? आपका मैनेजमेंट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो बनता है वो बनता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिजाइन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और उन्हें अपने उन टास्क को कंप्लीट करना है। समझ आ गया? बहुत सिंपल है। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स और रेगुलेशन पे बेस्ड है, बेसिकली वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके फीचर्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है दैट इट स्पेसिफाइज द जॉब रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आप एंटर करते हो अपने ऑफिस के अंदर एज एन एम्प्लॉय, तो आपको ये बताया जाता है ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबॉर्डिनेट है और ये सारे ही लोग आपके कोलीग्स हैं। तो यहाँ पर जॉब रिलेशनशिप्स बिल्कुल क्लियर है, यानी कि टोटल क्लैरिटीज है यहाँ पर। नेक्स्ट, इट लेज डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ऑब्वियसली जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो जब आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तभी तो काम टाइम से कंप्लीट होगा, तभी तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क होगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है सारे रूल्स और सारे प्रोसीजर्स। Under the formal organization, efforts are combined, interlinked and integrated. अब आप एक बात बताओ, आप क्लास में जब पढ़ रहे होते हो तो क्या सिर्फ एक टीचर के एफर्ट्स होते हैं एक हैप्पी क्लासरूम बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं बच्चे। आप लोगों के बिना हम लोग अपनी हैप्पी क्लासरूम बना ही नहीं सकते, और हम लोगों के बिना आप भी अपनी हैप्पी क्लासरूम नहीं बना सकते हो। ये हम लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स ही हैं जो उस क्लासरूम को प्रोडक्टिव और हैप्पी बनाएंगे। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे और मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं करूंगी तो हम दोनों का टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप सभी बच्चों को एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर से पास करा दूं, और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो यही मानना है, कहीं ना कहीं आप लोग जो पढ़ने आ रहे हो आप लोग का भी तो यही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को भी अपने एग्जाम्स में अच्छे अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ और उस टाइम पे आप कुछ और काम कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, सो रहे हो, ध्यान नहीं है आपका, तो ऐसे में काम कैसे कंप्लीट होगा? और या फिर आप लोग तो बड़े डेडिकेशन के साथ आके बैठे हो, मैं आती हूँ और क्लास में आके मैं अपना फोन चलाना शुरू कर देती हूँ या अपना कोई और वर्क करना शुरू कर देती हूँ, तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये आपके और मेरे कंबाइंड एफर्ट्स ही होंगे जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल बनाया ना कि भैया अगर मैंने क्लास में आके फोन चलाना शुरू किया तो मेरा मैनेजमेंट जो मुझे कैमरा से देख रहा होगा वो तुरंत मुझे कह देगा कि हाँ जी मैडम, सैलरी किस बात की मिलती है आपको, जाइए बच्चों को पढ़ा कर रहिए। और वहीं पर अगर आप भी क्लास में मस्ती करते हुए नजर आए तो आपको भी पनिशमेंट्स मिल सकती है। तो बच्चे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए रूल्स और प्रोसीजर सेट करता है ताकि सभी के एफर्ट्स कंबाइंड हो जाएं, आपस में लिंक हो सके और एकजुट होकर हम काम कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये जो हम लोगों के बीच का रिश्ता है कि मैं आपकी सुपीरियर हूं, आप मेरे सबॉर्डिनेट हो, ये रिश्ता हम लोगों ने आपस में नहीं बनाया। हमारा जो रिलेशनशिप है आपस का वो बाद में क्रिएट हुआ है जब हम लोगों ने इंट्रैक्शन स्टार्ट किया। बस उस इंट्रैक्शन से पहले ही हमारा ये रिश्ता जुड़ चुका था उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। तो जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी भी जॉब पोजीशंस है, उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है डेलिबरेटली, यानी कि अपनी इच्छा से। Then it places more emphasis on work rather than on interpersonal relationships. Obviously, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो कहते हैं कि आपका आपसी रिश्ता क्या है और क्या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने काम से। आप आपस में क्या रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा काम पूरा चाहिए। ये आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बनाने में बिलीव ही नहीं करते फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो अगर बॉस और उसके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय के बीच में अगर एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है तो उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंडशिप है ये इनकी वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा तो क्या होगा, बातें करना शुरू कर देंगे, तो टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल सेट कर देता है कि भैया नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब है। ठीक है। सो ये इसके फीचर थे, क्या क्या जॉब रिलेशनशिप्स को स्पेसिफाई करता है, ये रूल्स और प्रोसीजर्स को बनाता है, एफर्ट्स को एक साथ लेकर आता है, डेलिबरेटली इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट बना रहा है, ये काम पर ध्यान ज्यादा देता है, रिश्तों को बनाने पे ध्यान कम देता है।
अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। अब यहाँ पर हम ये बात पढ़ रहे थे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जॉब रिलेशनशिप्स को स्पेसिफाई कर देता है, विच मीन्स कि ये बता देता है कि आप किस जॉब पोजीशन पे काम करने वाले हो। और जब आपको आपकी जॉब पोजीशन पता चल जाती है, दैट मीन्स कि आपको पता चल पा रही है आपकी अथॉरिटी और अथॉरिटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बच्चे, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वहां अकाउंटेबिलिटी आती ही आती है। जब हमने आपको आपकी जॉब पोजीशन से रिगार्डिंग अथॉरिटी दे दी है, तो अब यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पहला एडवांटेज इसका यही है दैट इट इज इजियर टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अथॉरिटी दे रहे हो अकॉर्डिंग टू द जॉब पोजीशन। Second one is it helps in avoiding the duplication of efforts. Obviously, यहां पर आप क्लैरिटी लेकर चलते हो। आप मतलब फर्स्ट पॉइंट को आप यहां पर अगर फोकस करो तो ये सब कुछ कह देता है। आपने यहाँ पे जॉब रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर दिए हैं। आप कह सकते हो कि आपने लिख दिया है भाई कि कौन क्या क्या काम करने वाला है। तो जब यहाँ पे लिख दिया गया है कौन क्या क्या काम करने वाला है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में जाते हो, आपके सब्जेक्ट वाइज पीरियड लगते हैं। हर टीचर को पता होता है कि उसे कौन से पीरियड में आकर आपको पढ़ाना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे स्कूल से मिलता है एक प्रॉपर टाइम टेबल। आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल मिलता है, लाइकवाइज हमें क्लासेस वाइज टाइम टेबल मिलता है कि हमें कब कौन कौन सी क्लास में जाना है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है, विच मीन्स कि एक ही सब्जेक्ट को दो टीचर नहीं पढ़ाने जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब अपना टाइम टेबल सेट किया होगा तो सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज उन्होंने टीचर डिवाइड कर दिए। अब जैसे कि कुछ टीचर्स एब्सेंट भी होती हैं तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स भी लगते हैं, तो वहां पर भी वो उसको क्लास वाइज डिवाइड कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होते। ये मेंटेन करता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये तो सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है कि ये जो हमने फ्योल के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसको जो ऑर्डर रिसीव होना चाहिए वो एक ही सुपीरियर से होना चाहिए रिलेटेड टू अ वर्क। तो यहाँ पर क्योंकि हम जॉब रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर देते हैं, कौन आपका सुपीरियर है, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, कौन आपका कोलीग है, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे होते हैं गोल्स अकम्प्लिश। तो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। भाई हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, हम इस स्ट्रक्चर को बना ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। हमारा कुछ टारगेट है, हमने कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं और उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो हमारा जो सबसे मेन एडवांटेज है वो यही है कि हमारे यहाँ पे गोल्स अचीव होते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर्स सेट किए जा चुके हैं, यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं वो सेट किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे ना लोगों का जो बिहेवियर है उसे प्रिडिक्ट करना आसान होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि एक दिन ऑफिस में एक एम्प्लॉय बहुत लेट आया और उसके बॉस ने तुरंत उसको बुलाया और उसके सारे जो कोलीग्स थे उसके सामने उसको जमकर डांट लगाई। अब पता है क्या है, अंदर ही अंदर उस एम्प्लॉय को गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, बहुत गुस्सा आ रहा होगा। कैसे डांट दिया यार, रोज तो टाइम से आता हूँ, आज ही तो लेट हुआ हूँ। कई बार होता है ना कि यार कुछ अच्छे अच्छे शब्द भी निकल रहे होते हैं मन से, बट निकाल नहीं सकता। क्यों? बॉस है यार। और आपको पता है उसका जो बॉस है ना वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। बट भैया ऑर्गेनाइजेशन में तो बॉस बॉस होता है, तो बॉस था तो भैया बॉस ने सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली उस पर और उसको जमकर डांट लगाई। अब यहाँ पर क्योंकि उस बॉस को पता था कि भले ही ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोलेगा, प्रिडिक्टेबल है उसका बिहेवियर। क्यों? क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकला होगा उस बॉस की खैर नहीं हुई होगी। क्यों? बेस्ट फ्रेंड है, उसके कानों में इतने सुंदर खूबसूरत उसने शब्द बोले होंगे ना कि बस हो गया होगा काम। तो भैया वो काम वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं कर सकता था। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन रही। क्यों? क्योंकि सब लोग अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बट अगर हम वही ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की बात करते हैं तो वो एक अलग हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें प्रिडिक्टेबल होती है, हमें पता है कि किस तरीके से क्या चीज होगी। तो जब ये सब चीजें प्रिडिक्टेबल है ना कि क्या चीज किस तरीके से होगी, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का वो कैसा है, वो प्रिडिक्टेबल है, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, सो ये थे हमारे एडवांटेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, डुप्लीकेशन एफर्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड को मेंटेन कर सकते हैं, गोल्स अकम्प्लिश करेंगे और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी।
बट इसी के साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब लिमिटेशन में पहला है प्रोसीजरल डिले। अब बच्चे प्रोसीजरल डिले पता है क्यों है? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है चेन ऑफ कमांड। क्या फॉलो करता है? चेन ऑफ कमांड। अब आपको तो पता ही है, फ्योल जी ने हमें समझाया है कि चेन ऑफ कमांड के अंदर किसी को भी किसी से डायरेक्ट बात करना अलाउड ही नहीं है। आपको एक रूट को फॉलो करना पड़ता है अगर आपको बातचीत करनी है तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें कोई डिसीजन लेना है बट हमें तो उस रूट को फॉलो करके ही बात करना पड़ेगा, स्केलर चेन को। तो ऐसे में कई बार आपका प्रोसीजर हमारे डिसीजन मेकिंग में डिले कर देता है कि हमें अगर क्विक एक्शन लेना है बट हाँ वही इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी नहीं है बट हाँ हमें रिस्पॉन्ड क्विकली करना था बट हमें तो वो चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी है, हमें स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे में समटाइम्स डिले हो सकता है। ठीक है। सेकेंड इज रिजिडिटी है। भाई टॉप लेवल ने इसे अपनी मर्जी से बनाया है, उसने अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ प्रोसीजर्स सेट करके आपको दिए हैं जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग उन रूल्स रेगुलेशंस को चेंज नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा रिजिड है, स्ट्रिक्ट है। इम्पर्सनल, इसका लास्ट का पॉइंट इसे डिफाइन करता है फीचर का कि ये बिल्कुल भी पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने पे बिलीव नहीं करते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। आपस में एक वर्क एरिया के अंदर क्या रिलेशनशिप्स बिल्डअप हो रहे हैं आपस में, इन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ मतलब है कि हमने टारगेट आपको असाइन किया है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें हमारा वो टारगेट कंप्लीट चाहिए। तो ये पूरी तरीके से इम्पर्सनल होते हैं। तो ये तीन जस्ट इसके लिमिटेशंस हैं कि प्रोसीजरल डिले होते हैं इसके अंदर, रिजिड्स होते हैं, रिजिड है क्योंकि इसे टॉप लेवल बना रहा है रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, और इम्पर्सनल है क्योंकि किसी भी तरीके के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यहाँ पर क्रिएट होने नहीं दिए जाते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, चलो इसका भी एक पहले एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों से इसका एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में जब एंटर किया होगा तो क्लास 11th में क्या होता है कि कुछ बच्चे अपना स्कूल चेंज करते हैं, कुछ उस स्कूल में ही कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे नए बच्चों के साथ आपका इंट्रैक्शन होता है। भाई स्कूल आपका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका इंट्रैक्शन हुआ कुछ नए स्टूडेंट्स के साथ। जब आपकी क्लासेस चल रही हैं तो ड्यूरिंग द क्लास तो आप आपस में इतनी बातचीत नहीं कर सकते हो क्योंकि क्लासरूम का एक रूल है कि जिस टाइम पे टीचर पढ़ा रही है तो उस टाइम पे आपको आपस में बात नहीं करनी है। ठीक है। बट जैसे ही लंच ब्रेक होता है तो लंच ब्रेक होते ही आप लोगों का एक आपस में इंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। आप कैंटीन में जाते हैं, वहां पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते आप लोगों का आपस की जो यारी दोस्ती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बट क्या ये सभी लोगों के साथ होती है? मतलब एक क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी के साथ आपकी फ्रेंडशिप का लेवल सेम रहता है? नहीं। आप उसी क्लासरूम में से कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो, आपका एक सोशल इंटरेक्शन होता है उन लोगों के साथ, और आप उन लोगों के साथ सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आप उनसे स्कूल के बाहर भी अपना एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो। और कुछ रिश्ते तो बहुत ही स्पेशल बन जाते हैं कुछ लोगों के साथ। क्यों? क्लास में तो क्लासमेट है और बाहर जाके आप ही जानो भाई। तो ऐसे में ये जो आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है ना, ये नेटवर्क कैसे क्रिएट हुआ? वो जो आपके जिगरी यार बने आपके, वो जिगरी यार आपके कहाँ बने? उसी ऑर्गेनाइजेशन में ना, जिसमें आप रोज एक पर्पस के लिए जा रहे हो, जिसमें आप रोज काम करने के लिए जाते हो। तो आपको पता है ये जो आपने एक सोशल नेटवर्क स्टार्ट किया आपस में बातचीत करके, बट कब स्टार्ट किया? जब आप फॉर्मल में नहीं थे, जब आपको कैंटीन में जाकर अलग से बातचीत करने का मौका मिला। बट वो लोग आपको मिले कहां से हैं? उसी ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं जहां पर आप काम करते हो। इसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और कभी आप उन्हीं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कहीं पर आप खाने पीने के लिए चले जाते हो, ट्यूशंस ज्वाइन कर रहे हो उनके साथ। तो ये क्या है? ये आपने एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। बट ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बनता है कहां से? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों? क्योंकि आपको वो जो लोग मिले हैं वो कहां से मिले हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। हम टीचर्स भी बात करें तो जब हम स्कूल में काम कर रहे होते हैं, वो जो हमारा स्कूल आवर होता है, तो उस टाइम पे हम भी एक दूसरे के साथ जो बातचीत होती है हमारी, वो प्रोफेशनल बातचीत होती है, जहां पर हम भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बट हम लोग भी जब कभी कभी संडेज के अंदर एक दूसरे के साथ ट्रिप पर जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमारा भी एक अलग ही सोशल नेटवर्क जो होता है वो क्रिएट होता है। हम सोशल मीडियाज पे भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में
एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं आप। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द इंट्रैक्शन अमंग द पीपल एट वर्क, यानी कि जब हम जहां पर काम कर रहे होते हैं वहां पर हमारा आपस में इंट्रैक्शन हो रहा होता है, तो किसी किसी के साथ हमारी कुछ वाइब्स जो होती हैं वो मैच कर जाती हैं, कहते हैं ना वाइब मैच कर जाना। तो वहां पर किसी किसी के साथ हमारा जब इंट्रैक्शन होता है तो दैट गिव राइज टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, तो वो हमारे बीच में एक सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। पर वो रिलेशनशिप उन्हीं एम्प्लॉयज के बीच में बिल्डअप होना चाहिए जो उस जगह पर काम कर रहे हैं। उस जगह के अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो वो हम इनफॉर्मल के अंदर काउंट नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जहां पर आप काम करते हो, द पीपल एट वर्क, उनके बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से अगर एक अलग से सोशल रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि ऑफिसेस के अंदर कैंटीन में बैठकर लोगों का लंच करना, वही लोग संडेज में क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करके आपस में खेलते हैं ताकि उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। तो उनकी जो आपस में जो यारी दोस्ती बन रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हुए, उसे इनफॉर्मल कहा गया। अब इसके फीचर से थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। ये कहां से निकलता है? इट ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि जो इंट्रैक्शन है ये काम के दौरान ही हुआ है, यानी कि काम के टाइम पे हमारी उनसे बातचीत जो है वो स्टार्ट हुई है। देयर इज नो ऑफिशियली लेट डाउन रूल्स और रेगुलेशन, और यारी दोस्ती में कैसे रूल्स और कैसे रेगुलेशंस, यहाँ तो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है। मैं हमेशा अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि बच्चे दोस्ती भी ना कुछ प्रकार की होती है। देखो, एक दोस्ती तो ऐसी होती है जहां पर हम दोस्त तो हैं लेकिन हम लिमिट्स में रहकर बातचीत करते हैं, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है हमने खुद अपने नॉर्म्स क्रिएट करे आपस में। तो एक तो दोस्ती हुई जहां पर हम अपने लिमिट्स में रहकर बात करेंगे, यानी कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर बात करेंगे, बातचीत है बट एक रिस्पेक्टेबल फ्रेंडशिप है। और एक बातचीत ऐसे है जिसमें कोई दायरा ही नहीं है, पता नहीं तुम क्या क्या बोल देते हो एक दूसरे को, और अपनी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। और कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो लाइफ लॉन्ग तक चलती है। देख रहे हो ना कि दोस्ती के कुछ प्रकार हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो भी रूल्स या रेगुलेशन है वो आपके खुद के बनाए हुए हैं, आपने खुद अपनी दोस्ती में वो नॉर्म सेट किया है, वो लिमिट सेट करी है। बट मेरा तो मानना ये है कि दोस्ती में किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। वो दोस्ती क्या जिसमें आपको सोच समझ कर बातचीत करनी पड़े, है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कोई मैनेजमेंट ने हमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर नहीं दिए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है भाई। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं हम स्केलर चेन। यहाँ कोई स्केलर चेन नहीं है कि तुम अपने दोस्त से बात करने के लिए पहले उस वाले दोस्त से बात करनी पड़ेगी, वो आगे बताएगा वो आगे बताएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट चैनल है, आप जिससे मर्जी चाहे आप बात कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जॉब पोजिशन पे हो। ठीक है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने हमारी यारी दोस्ती नहीं कराई है, उसने नहीं बनाया हमारे लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हमने खुद ने बनाया है। खुद हमारे इंटरेक्शन की वजह से ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है। नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। अब बच्चे, ये जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़े ना फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं हमारे डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं करने, कोई हमें स्केलर चेन फॉलो नहीं करना, कोई यहाँ पे प्रोसीजर सेट नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई स्ट्रक्चर हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारे फीचर्स की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकलता है। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बातचीत के लिए कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको नहीं बना रहा है। अब इसी के एडवांटेज, पहला फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो सोशल मीडिया कितना वास्ट है ना, एक इंफॉर्मेशन अगर आपको पहुंचानी हो तो वो सोशल मीडिया पे डाल दो और वो हर तरफ पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि अगर हमें कोई क्विकली इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, हाँ बट टाइम नहीं है कि हम स्केलर चेन को फॉलो करें, तो ऐसे में उसी इंफॉर्मेशन को अगर आप इनफॉर्मली डिलीवर कर देते हो, भाई जब आप एक बार को मैच खेलने के लिए आए हुए थे संडे के दिन, तो आपने क्या किया, मैच खेलते खेलते ही आपने ऑर्गेनाइजेशन की एक बात वहां पे डिस्कस कर ली और एक ही बारी में सबको बात पता चल गई। बट वहीं पे अगर आप फॉर्मल में होते तो आपको पूरा वो स्केलर चेन फॉलो करना पड़ता, तब वो बात आप पहुंचा पाते। तो कई बार हम इनफॉर्मल का इस्तेमाल कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इट फुलफिल्स द सोशल नीड्स।
यार देखो, जब हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन में जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लेवल डेवलप होता है। हम चाहते हैं कि हमारे मन की बात भी सुनी जाए, क्योंकि हमें पता है फॉर्मल में तो हम सब कुछ कह नहीं सकते, बट वही सब चीजें हम इनफॉर्मल में कर देते हैं। अब होता है ना कि यार कोई पर्सनली बहुत परेशान है और उसकी कोई प्रॉब्लम है, फॉर्मल में बॉस उसकी सुन नहीं रहा तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हुआ है, बट वहीं पे जब वो कैंटीन में बैठा अपने दोस्तों के साथ बैठ के लंच कर रहा है तो इसके दोस्त ने कहा कि ले दोस्त, ये कंधा है, इस पे सर रख के रो ले, तेरे मन में जो भी है बोल डाल, बोल दे, क्या पता हम तुझे कोई सॉल्यूशन बता दे। तो कहीं ना कहीं वो जो एक हमारी सोशल नीड है ना, वो हमारी इनफॉर्मल में जाकर पूरी हो जाती है। हमें जो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, जो एक बिलोंगिंगनेस यानी कि वो जो एक अपनापन चाहिए, वो सभी चीजें ना हमें हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाती है। उसके बाद इट फुलफिल्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मीन्स कि कई बार क्या होता है कि हमें ना क्विकली एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, एक फीडबैक चाहिए होता है। सपोज करो कि हम फॉर्मल में कोई रूल बनाने जा रहे हैं, कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारे वर्कर्स का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा। तो वैसे ही क्या हुआ कि बैठे हैं कैंटीन में खाना खा रहे हैं, तो बॉस ने क्या किया, उसी रूल उसी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन कर दिया, कहाँ पे, इनफॉर्मल में आके। तो ऐसे में क्या, उसे क्विकली रिस्पॉन्स मिल गया। तो जब उसे रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको कहां जाके इंप्लीमेंट कर देगा, फॉर्मल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करता है। लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन, स्प्रेड र्यूमर्स। भाई यहाँ पे जो अफवाहें हैं वो बहुत जल्दी फैलती है। कैसे, अब एक दिन एक बॉस ने अपनी सेक्रेटरी को, बेचारी बाहर खड़े होकर कैब का वेट कर रही थी, कैब नहीं आ रही थी, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो बॉस ने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मदद कर दी उसने, यार सोशल वेलफेयर किया। बट वहीं पे दूर से उनका एक एम्प्लॉय देख रहा था, ये सब कुछ देख लिया, चल गया दिमाग, बस घर जाते ही सबको मैसेज करके कह रहा है, तुम्हें पता है आज उसको किसने छोड़ा है घर पे, हमारे बॉस ने छोड़ा उसे घर पे, कुछ तो चक्कर है तभी प्रमोशन हो रहा है इसका। फैला दी अफवाह, चाहे कुछ भी ना हो, बेचारे ने सिर्फ मदद करी उसको घर तक छोड़ने में, भाई कैब नहीं मिल रही थी, बारिश हो रही थी, कर दी मदद। बट नहीं, तुम्हें तो अपना दिमाग चलाना है, तो तुमने क्या कर दिया, अफवाह को फैला दिया चारों तरफ। तो यहाँ पर बच्चे जो अफवाहें हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं। दूसरा, रेसिस्टेंस टू चेंज। अब क्या होता है ना, अगर कभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हावी हो जाए, हावी हो जाने से हमारा क्या मतलब है कि अगर वो यारी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई, भाई बॉस और एम्प्लॉय के बीच की अगर यारी दोस्ती बढ़ जाती है ना, तो अगर अब आप रूल या पॉलिसी उनके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो यहाँ रेसिस्टेंस आ जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन। जब बहुत ज्यादा ग्रुप्स बनने लग जाते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर अगर आपको चेंज को इंप्लीमेंट करना है, आप बदलाव लाना चाहते हो, तो आप बदलाव ला नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑपोजिशन आपको इनफॉर्मल से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो अपनी टीम बना लेते हैं। थर्ड इज इट इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अब कई बार ऐसे होता है कि अब भाई आपने अपना ग्रुप बना लिया, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्रिएट हो गया, तो आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भूल गए। आपका ग्रुप इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने ग्रुप के बारे में सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, आपने क्यों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, वो सब भूल गए। कई बार ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेकेंडरी ऑप्शन कर देते हैं। कई बार ग्रुप इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को एक सेकेंडरी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि जहां पर आपने देखा कि लोगों के सोशल इंटरेक्शन की वजह से एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, जो हमें कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी दे रहा है। एंड आई होप अब आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। तो बस एक समरी की तरह इसका डिफरेंस पढ़ते हैं और आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। सो अब पढ़ते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंस। आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आपको डिफरेंस करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक समरी की तरह हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। सो बच्चों, जब हम डिफरेंस करते हैं ना, तो अगर आपको डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हाँ डिफरेंशिएट कर दो बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिविजनल और फंक्शनल, तो आप उसमें एक पॉइंट मीनिंग का भी ऐड कर सकते हो अगर आपको आता है तो। ठीक है, अदरवाइज ये मीनिंग के अलावा तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, कहां से आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है फ्रॉम द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज। कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज की वजह से ही एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। बट वहीं पर अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं, तो इनफॉर्मल कैसे बनता है? रूल्स और रेगुलेशन से नहीं, इट अराइजेस फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन एट वर्क, कि आपकी आपसी कोई बातचीत हुई और उस बातचीत से, काम के दौरान ही आपकी कोई बातचीत शुरू हुई है और उस बातचीत से ही आपने एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अराइज किया। सेकेंड इज अथॉरिटी।
आपके पास कितनी अथॉरिटी है ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है जब वो आपको एक जॉब पोजीशन देता है। आप जिस जॉब पोजीशन पे काम करते होगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी अथॉरिटी डिसाइड की जाती होगी कि कितने लेवल ऑफ अथॉरिटी आपके पास है। वहीं पे अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पर्सनल क्वालिटीज से आती है। मतलब क्या होता है कि जब हम एक ग्रुप में होते हैं, एक फ्रेंडशिप का हमारा एक ग्रुप है, तो वहां पर भी ना सपोज करो कि आप कोई एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो अपने सभी जो भी आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते थे उनके साथ जो भी आपकी दोस्ती हुई थी, तो आप सारे दोस्त मिलकर किसी एक ट्रिप को प्लान कर रहे हो। तो ऐसे में आपने देखा कि आप सभी के बीच में एक पर्सन ऐसा है जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब खर्चों को, पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो आपने सारे पैसे जितने भी खर्च करने हैं उस ट्रिप के दौरान, आपने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उसके हाथों में सौंप दी। तो यहाँ उसकी उस पर्सनल क्वालिटी की वजह से आपने उसे उन सबसे ऊपर रखा। तो यहाँ अथॉरिटी किसी की पर्सनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही मिल सकती है। बिहेवियर, भाई यहाँ आपका बिहेवियर आपके रूल के अकॉर्डिंग है। यहाँ आपके जो इमोशंस हैं या आपका जो भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, या जिस भी तरीके का आपका कोई भी या किसी और तरीके की आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। बट इनफॉर्मल में कोई सेट ऑफ बिहेवियर नहीं है। रो, हंसो, गाओ, नाचो, गुस्सा करो, वो सारी चीजें इनफॉर्मल में आप कर सकते हो। तो वहां पे कोई भी सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न नहीं है कि आप कैसे बिहेव करते हो, बट यहाँ पे प्रिडिक्टेबल है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, भाई यहाँ तो स्केलर चेन को फॉलो करके ही कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको उस चेन ऑफ कमांड को, उस चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, बट ऐसा इनफॉर्मल में नहीं होता। इनफॉर्मल में कोई स्केलर चेन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हो। उसके बाद नेचर, फॉर्मल में नेचर रिजिड है, ये हम पढ़ चुके हैं, वहीं पे इनफॉर्मल में वही सब चीजें फ्लेक्सिबल होती है। लीडरशिप, भाई यहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे ऑब्वियसली वही हमारे लीडर्स होंगे, बट इनफॉर्मल में जरूरी नहीं है कि अगर उस मैनेजर के साथ आपकी दोस्ती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में हो तो वही उसी को आप यहाँ पर लीडर बनाओगे। अब आप कहोगे मैम दोस्ती में क्या लीडर होता है? बच्चे लीडर्स होते हैं। कई बार क्या होता है ना कि ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो अलग ही चमक रहा होता है। हम अपने ग्रुप में भी अपनी एक अलग पहचान बना देते हैं कि सब लोग हमारी बात सुनते हैं उस ग्रुप में, कि जो भाई ये कहेगा हम सब वही काम करेंगे। तो ऐसे में ग्रुप लीडर्स भी बनते हैं। तो वो जो ग्रुप लीडर्स बनते हैं ना, उसे वो ग्रुप भी चूज करता है। तो जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा लीडर है वो यहाँ पे भी लीडर बनेगा। यहाँ आपकी चॉइस है, आप बनाओ चाहे मत बनाओ, ठीक है। तो बस हो गया खत्म फॉर्मल इनफॉर्मल। बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और मुझे लगता है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। केस स्टडी तुम पहचान जाओगे और बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स भी मस्त लिख कर आओगे, है ना। तो बच्चे आज हमने खत्म किया फॉर्मल इनफॉर्मल, और अब आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, एक बार बुक में से रीड करना है पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसके एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आपकी काजल मैम आपके साथ है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज फॉलो करिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैं हर आए दिन कोई ना कोई नोट्स जो हैं वो अपलोड करती रहती हूँ, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो वो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, फिर मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है, ठीक है बच्चे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।